Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. आप कोविड-19 के बावजूद भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख रहे होगे और अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर रहे होगे। आज हम लोग अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्लास 12th के 5th चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है, समझ में आती है, तो लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। आज जिस टॉपिक में हम लोग क्या बात करेंगे, साउथ एशिया की कंट्रीज़ के बारे में। अगर आप लोग बेसिकली साउथ एशिया को लेकर चलो, इसमें अगर आप कंट्रीज़ देखो कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें बेसिकली 7 कंट्रीज़ हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अगर आप इनको लोकेट करोगे मैप में, तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं ये सब: बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका एंड। अब ये जो सारी कंट्रीज हैं, आपको इन कंट्रीज में डाइवर्सिटी मिलेगी। डाइवर्सिटी किस कॉन्टेक्स्ट में? लिंग्विस्टिक, दैट इज लैंग्वेज डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी। वहाँ के लोगों का रहना, खाना पीना, क्लोथिंग का पैटर्न, या फिर वो एक दूसरे से किस तरह से कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ उनकी क्या है, डिफरेंट है। बट स्टिल दे कॉन्स्टिट्यूट द जियोपॉलिटिकल सेंस। जियोपॉलिटिकल सेंस का मतलब क्या है? दैट इवन दो दे डिफरेंट from each other in various aspects, but still they have some kind of political identity, geopolitical identity, जिसमें ये क्या करते हैं, ये सब कंट्रीज एक ही जियोपॉलिटिकल स्पेस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और एक तरह से यूनिटी में रहते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, राइट। यहाँ पर इन कंट्रीज ने अपने आप को गवर्न करने के लिए जो सबसे बेटर फॉर्म चूज किया है, या अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, द बेस्ट वन इज डेमोक्रेसी, राइट। तो इन्होंने अपने आप को गवर्न करने के लिए डेमोक्रेसी जो है वो चूज किया है। जिन कंट्रीज में नहीं भी थी, फिर भी उन्होंने क्या करके, प्रोटेस्ट करके या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंड करके, बाय हुक और बाय क्रुक उन्होंने अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कराया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है दैट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। So for that, what would be the answer? आंसर आएगा, देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन्होंने क्या है, इन्होंने सिविलियन और मिलिट्री दोनों तरह की गवर्नमेंट के अंडर अपनी कंट्री को रूल होते देखा है। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड होती है वो, और मिलिट्री रूलर्स जो होते हैं, जो इनकी कंट्री जब डेमोक्रेसी को प्रॉपरली चला नहीं सकी थी, तो बहुत काफ़ी टाइम यहाँ पर क्या रहा था, मिलिट्री जो जनरल होते हैं उन्होंने कूप करके डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दिया था और एक मिलिट्री रूल लगा दिया था पूरी की पूरी कंट्री में।
राइट। बट अगर हम आज देखते हैं तो इन दोनों कंट्रीज में ही क्या है, एट प्रेजेंट डेमोक्रेसी जो है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट, नेपाल की अगर हम बात करें तो जो नेपाल था, बिगिनिंग में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ करता था, लाइक यहाँ पर किंग हुआ करता था उनकी कंट्री में। फिर उन्होंने धीरे धीरे चेंज करके अपनी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन वहां के जो किंग थे, या जो किंग था वहां का, उनको क्या लगता था कि अगर उन्होंने डेमोक्रेसी को कंट्री में स्टैब्लिश कर दिया तो उनकी जो पावर्स हैं वो सब चली जाएंगी, और वो अपने हाथ में सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स को रखा करते थे। लेकिन 2006 में क्या हुआ, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के बाद कंट्री में फिर से डेमोक्रेसी जो है वो रीस्टैब्लिश की गई। सिमिलरली मॉलडीव्स है, मॉलडीव्स जो है वो 1968 तक एक सल्तनत हुआ करती थी। जैसे यहाँ पर भी क्या हुआ करते थे, डायनेस्टिक सिस्टम फॉलो किया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, और यहाँ पर 2005 के बाद तो डेमोक्रेसी और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी है। भूटान है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दो यहाँ पर किंग है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड है, उसकी जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं, वो और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काम करता है। सिमिलरली देयर इज ऑल्सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर इज देयर हु ऑल्सो गवर्न द कंट्री, राइट। तो अब ये कहते हैं क्या, डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, लाइक इन्होंने मिलिट्री रूल्स भी देखे और सिविलियन भी देखा, इन्होंने मोनार्की देखा, इन्होंने सल्तनत सिस्टम देखा, तो अलग अलग, जैसे अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो अलग अलग डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस के बावजूद भी कहीं अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देखे, लेकिन उसके बाद भी इन कंट्रीज का जो ट्रस्ट है वो डेमोक्रेसी के लिए 1% भी डिविएट नहीं हुआ है, विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मॉलडीव्स। इन कंट्रीज के एक्सपीरियंस के बारे में ही हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि इन कंट्रीज में किस तरह से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है, और इन्होंने क्या क्या अप्स एंड डाउन्स अपनी कंट्री को गवर्न करने में फेस किए आफ्टर दे गॉट इंडिपेंडेंट। Okay, so here come another question, that which two countries have a successful democratic government since independence? What they are saying कि दो कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद से डेमोक्रेसी को ही क्या किया, अपनी कंट्री में इस्टेब्लिश किया, और आज तक का उनका रिकॉर्ड है कि इनकी कंट्री से डेमोक्रेसी वापस नहीं जा पाई है। सो व्हाट आर दोज टू कंट्रीज? नंबर 1 इज श्रीलंका एंड 2 इज इंडिया। अगर आप आगे, अब हम जब इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें क्या हुआ, टाइम टू टाइम डेमोक्रेसी जो थी वो ओवरथ्रो कर दी गई थी, मिलिट्री आ गई थी, जिसके बाद उन कंट्रीज का जो एक्सपीरियंस था उनको प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने पड़े थे। लेकिन श्रीलंका और इंडिया ऐसी कंट्रीज हैं जिनका पास्ट रिकॉर्ड जो है वो ये कहता है कि ये कंट्रीज जो है डेमोक्रेसी से कभी भी अलग नहीं हुई, दे डिडंट गेट सेपरेटेड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान के बारे में, कि जो पाकिस्तान है उसने किस तरह की कंडीशंस को फेस किया और किस तरह की कंडीशंस के अंदर उसने अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश और री इस्टेब्लिश की, राइट। तो इंडिया और पाकिस्तान, यू नो वेरी वेल, दे बोथ गॉट इंडिपेंडेंट टुगेदर इन 1947, है ना, दोनों इकट्ठे आजाद हुए थे 1947 में। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया। उनकी कंट्री में सबसे पहले जो मिलिट्री थी उनको क्या दी गई थी, मोस्ट ऑफ द पावर्स दी जाती थी।
तो वहां पर क्या था, जनरल आयूब खान थे जिन्होंने कंट्री को क्या किया, अपने अंदर एडमिनिस्टर किया और फिर इलेक्शन कंडक्ट करा के लोगों को ये दिखा के दैट वी आर क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने अपने आप को ही क्या कर दिया, इलेक्ट करा दिया। ओके लेकिन ये ज्यादा टाइम तक चला नहीं। जब लोगों ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया आयूब खान के अगेंस्ट, क्यों, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी से जो पॉपुलेशन थी, कंट्री के जो लोग थे, दे वर डिससेटिस्फाइड। तो उन्होंने क्या किया, जो अलग नेक्स्ट मिलिट्री रूलर थे जनरल याह्या खान, उन्होंने क्या किया, टेक ओवर कर लिया, मिलिट्री टेक ओवर किया, कूप की गई और जो जनरल आयूब खान थे उनको क्या कर दिया गया, ओवरथ्रो कर दिया गया, ही वॉज थ्रोन अवे। अभी क्या हुआ, जब 1971 अंडर याह्या खान, द कंट्री वॉज अंडर जनरल याह्या खान, फिर आया बांग्लादेश का क्राइसिस। मींस हम आगे बांग्लादेश वाले टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। जो वेस्ट पाकिस्तान था और जो ईस्ट पाकिस्तान था, उन दोनों में क्या हुआ, क्लैशेस हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुई, और ये हुई थी 1971 में अंडर द रूल ऑफ जनरल याह्या खान। फिर क्या हुआ, इस टाइम पीरियड पर इन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो, राइट। ये जो है ये इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। अब यहाँ पर मिलिट्री रूलर नहीं था, यहाँ पर इन्होंने इलेक्शंस कराए और जुल्फिकर अली भुट्टो जो थे वो क्या रहे, वो पाकिस्तान के लीडर रहे फ्रॉम 1971 टू 1977, राइट। लेकिन फिर से क्या हुआ, फिर से 1977 में जनरल जिया उल हक, उन्होंने क्या किया, भुट्टो गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया, राइट। लेकिन जब लोगों ने देखा कि जो जिया उल हक है उनका जो रूल है दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, तो फिर से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुआ 1982 में। फिर से डेमोक्रेसी को रीस्टैब्लिश किया गया, नाउ अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो, द डॉटर ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो, राइट। तो उन्होंने क्या किया, शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और 2 इयर्स तक वो रहे। उसके बाद नवाज शरीफ रहे 2 इयर्स तक। मींस कंटिन्यूअसली वो दोनों क्या थे, जो कंट्री थी उनको रूल किया करते थे। अब यहाँ पर कोई भी जो गवर्नमेंट थी ना, वो 5 ईयर की टर्म पूरी करने से पहले ही क्या कर दी जाती थी, मिलिट्री के थ्रू ओवरथ्रो कर दी जाती थी, राइट। लेकिन फिर से क्या हुआ, अगेन द हिस्ट्री रिपीटेड, और फिर से क्या हुआ, 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को रिमूव कर दिया, राइट। अब आपने देखा जैसे क्या हुआ, बिगिनिंग में भी कंट्री को मिलिट्री रूलर्स ने क्या किया, कंट्रोल किया। दो क्या होता था, ये जो थे दो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन जो मेजर पावर थी, जो मेन पावर थी, कंट्री को रूल किया जा रहा था, दैट वाज डन बाय द मिलिट्री लीडर्स। उनके पास जो थी वो ज्यादा पावर्स हुआ करती थी। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को 2001 में प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया, राइट। और उसके बाद उनका जो मिलिट्री रूल था वो 2008 में कंप्लीटली एंड हो गया। उसके बाद फिर से इलेक्शंस कंडक्ट हुए और जो नवाज शरीफ हैं वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनकर आए। नेक्स्ट टर्म उनकी 2013 फिर से स्टार्ट हुई और रीसेंट 2018 में जब पनामा पेपर्स लीक हुए थे तो उसके बाद उनको क्या कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव कर दिया गया था। और अभी एट प्रेजेंट जो इमरान खान है, ही इज सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, राइट। अब ये देखो, पाकिस्तान जो है वो ये नहीं कह सकता कि अभी भी हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता यहाँ पर कब मिलिट्री को ज्यादा मिलिट्री के पास रादर पावर्स तो बहुत हैं,
राइट। और कभी भी मिलिट्री जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके क्या कर लेती है, मार्शल लॉ लगा देती है और कंट्री को अपने अंडर लेकर गवर्न करना स्टार्ट कर दी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो कभी भी स्टेबल हो ही नहीं पाई है, राइट। तो अब ये कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के स्टेबल ना होने के पीछे क्या रीजंस हैं। Explain the factors responsible for the Pakistan failure in building a stable democracy, right। इतने साल इंडिपेंडेंट के इतने ईयर्स होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान है इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द कंट्री, राइट। क्यों, क्या होता है, मिलिट्री जो है वो टाइम टू टाइम क्या कर लेती है, वो कंट्री को अपने अंडर ले लेती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, या कौन सा फैक्टर जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है, द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेट्स, राइट। तो क्या है, इनके पास जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा है। सोशली ये जो कंट्रीज हैं इनमें डोमिनेंस किसकी है, मिलिट्री रूलर्स की है, मिलिट्री लीडर्स की है, क्लर्जी की है, और ये जो वो होते हैं हमारे रिलीजियस लीडर्स वगैरह, लैंड ऑनिंग एरिस्टोक्रेट्स हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम ओवरथ्रो करते रहते हैं और मिलिट्री गवर्नमेंट को डेवलप करते रहते हैं, राइट। सेकेंड चीज क्या कहती है, जैसे आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस तो किसी वर्ल्ड की किसी कंट्री से छुपे नहीं है, राइट। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या किया गया है, मिलिट्री ग्रुप्स, प्रो मिलिट्री ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को क्या कर सकती है, हार्म पहुंचा सकती है। मतलब डेमोक्रेसी जो है उसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि अगर इंडिया के साथ हमारी फाइट हो जाती है तो वो उस चीज को कंट्रोल कर सके। इसीलिए ये क्या कहते हैं कि जो आर्मी है वो यहाँ पर क्या है, ज्यादा जस्टिफाइड है। मतलब अगर कंट्री हमारी आर्मी के अंडर रहेगी तो क्या हो सकता है, हम इंडिया के साथ अगर कभी भी हमारी कन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट, lack of international support for the democracy in Pakistan. Not only Pakistan is responsible for unstable democracy in his country, also जो international support है वो भी नहीं मिल पा रहा है इसको। जैसे अगर हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि अमेरिका है वो डेमोक्रेसी के फेवर में है, जैसे उसने इराक है, राइट, सीरिया है, अफगानिस्तान है, वर्ल्ड की इतनी सारी कंट्रीज में बहुत सारे पीस कीपिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं जहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो डिक्टेटरशिप है या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, उसको ओवरथ्रो करके क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को ही प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है, सो दैट इट कैन क्रिएट अ स्टेबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वर्ल्ड की वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनको क्या लगता है, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, राइट। जो टेररिस्ट हैं ये वाले जो लोग हैं वो बेसिकली इस रीजन में क्या है, वो अपने आप को छुपा लेते हैं। अगर आपने देखा होगा ओसामा बिन लादेन है, तालिबान है, राइट, ये सब ना इस रीजन में क्या होते हैं, छुपे हुए रहते हैं। तो जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि अगर डेमोक्रेसी आ गई पाकिस्तान में तो क्या हो जाएगा, ये जो टेररिस्ट हैं, राइट, वो क्या कर लेंगे, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरह से पुश कर सकते हैं, ओवरथ्रो कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इन टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में आ सकते हैं,
राइट। तो डेमोक्रेसी जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी, और इसीलिए वहां पर मिलिट्री रिजीम ही होनी चाहिए, मिलिट्री गवर्नमेंट ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो वेपन्स इन टेररिस्ट ग्रुप्स के हैंड में आ गए तो आपने देखा ही है वर्ल्ड की जो आजकल की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं काफी सारी, वो कहाँ पर हो रही हैं? पीसफुल कंट्रीज में हो रही है। अमेरिका में 9/11 है अभी रिसेंट में, वहां पर फ्रांस में, राइट, जब 3-4 जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो अब ये देखो ना, उनको लगता है कि अगर उनके हैंड्स में ये वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ये पूरी की पूरी कंट्रीज खत्म हो सकती है। तो इसीलिए वो भी प्रीफर करते हैं कि इस कंट्री में क्या रहे, मिलिट्री रिजीम ही बना रहे, जिससे क्या हो जाएगा, ये कंट्रीज जो है वो सेफ रहेंगी, राइट। तो military regime in Pakistan has been seen as a protector of Western interest in the West Asia and South Asia। तो इसीलिए ये क्या मानते हैं, जो मिलिट्री रिजीम है पाकिस्तान की, वो वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है उसको सक्सेसफुल बनाए रखती है, उसको कंटिन्यू रखती है वेस्ट एशिया और साउथ एशियन कंट्रीज में। होप यू हैव अंडरस्टूड टूडेज लेक्चर। आपको आज की क्लास समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि आपकी प्रॉब्लम जो है मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।